जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। मैंने इस अध्याय के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैंने इस अध्याय का परिचय आपको दे दिया है। आप सब जानते हैं ये अध्याय है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। आप सब इससे बखूबी परिचित है कि आपको मैंने बता दिया कार्यपालिका क्या होती है, और यहाँ पर हम कौन सी कार्यपालिका को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने आपको कार्यपालिकाओं में अंतर भी समझा दिया है कि दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक होती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। सही कहा आपने। अस्थायी कार्यपालिका में आपके सारे के सारे कौन आते हैं? सरकारी अधिकारी। और यहाँ पर आपकी राजनीतिक कार्यपालिका वो कार्यपालिका है जो हर 5 साल के बाद बदलती है या जनता उसे चुन लेती है तो वही बनी रहती है। तो चलिए आज चल रहे हैं हम समझने कि दुनिया में कितने प्रकार की ये राजनीतिक कार्यपालिकाएं हैं। कितने प्रकार की ये राजनीतिक कार्यपालिकाएं हैं पूरी दुनिया में। इसको हम बखूबी बहुत ही विस्तार से समझेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे इसको विस्तार से तो हम नहीं जान पाएंगे कि दुनिया में कितने प्रकार की राजनीतिक कार्यपालिकाएं हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं जिन पर विश्व की राजनीति चल रही है, जिनके अनुसार पूरा विश्व राजनीतिक माहौल में बंधा पड़ा है। तो आइए, सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। देखिए, हर देश की कार्यपालिका का निर्धारण उस देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से किसी भी देश के लोगों का पहनावा और खाना, किसी भी देश के लोगों का पहनावा और खाना वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका भी वहां की जनता की, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। तो हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां, हमारे देश की सांस्कृतिक परिस्थितियां, भाषाई परिस्थितियां बहुत अलग है, तो हमने दूसरी अपनाई है और दुनिया के विभिन्न देशों ने दूसरी अपना रखी है। तो चलिए वही जानते हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिका अलग अलग है। ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी, क्या इन दोनों की ताकत एक बराबर है? एक बराबर है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि महारानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई व्यक्ति नहीं है, वो वंशावली के माध्यम से चली आ रही है। ठीक है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में ताकत उसी के पास होती है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। आप ये जान लीजिए, ये सारे के सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। आपका फ्रांस भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, आपका भारत भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, आपका ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, आपका अमेरिका भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो ताकत उसी के पास है जिसके पास जनता का सहयोग है, जनता का समर्थन है। आप ये जान लीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। क्या हम देश के राष्ट्रपति का चयन करते हैं या प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। इसीलिए हमारे देश में शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ना कि
राष्ट्रपति के पास। अब आपको समझ में आ गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत क्यों है और भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत क्यों नहीं है। और इसी प्रकार से जो वहां आपकी इंग्लैंड की जो महारानी है उनके पास ताकत क्यों नहीं, क्योंकि वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई नहीं है। और इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो ताकत वहां उस व्यक्ति के पास है जो जनता के द्वारा चुना गया है। समझ में आई बात, जो जनता के द्वारा चुना गया है ताकत उसके पास है। और इसी प्रकार और आपका जो फ्रांस है, फ्रांस में आपके प्रधानमंत्री के पास भी ताकत है और वहां के राष्ट्रपति के पास भी ताकत है। पर भूटान जो है आपका, भूटान एक राजशाही वाला देश है, वहां पर राजशाही कायम है, तो इसलिए वहां पर राजा के पास ताकत है। जिसके पास जो सत्ता के केंद्र में है ताकत उसके पास है। हमारे सौर मंडल में ताकत किसके पास है? सूरज के पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास एनर्जी है, वो पूरी दुनिया को अपने माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात? आगे सुनो इसी बात को। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। इन प्रश्नों का जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का अगर हमें उत्तर देना है तो हमें इनकी कार्यपालिकाओं को समझना पड़ेगा। इनकी कौन सी कार्यपालिकाओं को? इनकी राजनीतिक कार्यपालिकाओं को। जब तक हम इनकी राजनीतिक कार्यपालिकाओं को नहीं समझेंगे तब तक हम इसका सही उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं इनकी राजनीतिक कार्यपालिकाओं को। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका में कौन सी कार्यपालिका है? अध्यक्षात्मक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और वहां पर कार्यकारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। कनाडा में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र है कि देश का प्रधान तो राजा रहेगा, लेकिन देश की राजनीतिक ताकत संसद के पास होगी। जिस प्रकार से किसके पास? इंग्लैंड में जिस प्रकार से वहां पर भी संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। जनता के लिए फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देश के सर्वोपरि कौन है? देश की महारानी। समझ में आई बात? अब तो राजा हो गए हैं, अब महारानी मर गई हैं, अब राजा विराजमान हो गए हैं इंग्लैंड में। ठीक है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। सरकार फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। समझ में आ गई बात? जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और राजा या राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होगा, लेकिन वास्तविक काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके पास राजनीतिक शक्ति है, ना कि राष्ट्रपति के पास या कि राजा के पास। उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। राजनीतिक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि वो राजनीतिक प्रधान है, ना कि राजा। समझ में आई बात कि नहीं है? आगे सुनो, इसके आगे। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। चांसलर सरकार का प्रधान है। तो जर्मनी में जो सरकार का प्रधान है उसे क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर। हमारे देश में उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। हमारे देश की सरकार के प्रधान को क्या कहते हैं हम? प्रधानमंत्री। और वही जर्मनी में उसे क्या कहते हैं? चांसलर। समझ में आई बात? तो जहां भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी वहां पर कौन होगा? वहां पर ताकत के केंद्र बिंदु में कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। जहां कौन सी व्यवस्था होगी? अध्यक्षात्मक। और जहां संसदीय प्रणाली होगी वहां कौन होगा? सत्ता के केंद्र में प्रधानमंत्री। और जहां अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी वहां पर शक्तियां दोनों के बीच में बटी होंगी। किसके बीच में? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। ठीक है, ये इन देशों का नाम याद रखना क्योंकि ये 1 नंबर के प्रश्न में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये 1 नंबर के लिए। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति दोनों ही प्रकार का प्रधान व्यक्ति होता है और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ है? आपके अमेरिका में है, ब्राजील में है और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किस महाद्वीप को कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पता है आपको? क्योंकि ये पुर्तगाल और स्पेन के गुलाम थे। पुर्तगाल और स्पेन के गुलाम थे और इनकी जो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, जैसे हमारे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। ये जो लिखा है मैंने ना, ये जो शब्द लिखे हैं का रे पालिका का या पाली ला का, ये जो है ना इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। तो ये है देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत भी कौन सी स्क्रिप्ट में है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये है स्क्रिप्ट। तो आपके दक्षिण अमेरिका के देशों को किन देशों ने गुलाम बनाया था? स्पेन ने, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। तो इन देशों की जो भाषा है, इन देशों की जो भाषा है उसकी स्क्रिप्ट लैटिन है। तो यहाँ इनको इन देशों को इसीलिए लैटिन अमेरिका कहा जाता है क्योंकि इन देशों में भी लैटिन भाषा का, लैटिन स्क्रिप्ट का ही प्रचलन है। लैटिन स्क्रिप्ट की भाषाओं का ही प्रचलन है, इसीलिए इन्हें लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ताकत के केंद्र बिंदु में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही सारी ताकत होती है। जो व्यक्ति चुन लिया जाता है, इसीलिए तो अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ताकतवर माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब कहीं से निकलता है तो दुनिया दहक जाती है। दुनिया दहक जाती है। अभी G20 में आ रहे हैं वो हमारे देश आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं आप उनको टीवी न्यूज चैनलों पर देख सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन उनके पास है। उसे आसमान का व्हाइट हाउस कहते हैं। उसे आसमान का व्हाइट हाउस कहते हैं। हमारे टीवी न्यूज चैनल देश की समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, बस अमेरिका के व्हाइट हाउस की जरूर बात करेंगे जो प्लेन है। ये है तो अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ताकतवर है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में ताकत का केंद्र बिंदु कौन होता है? राष्ट्रपति। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। एक राष्ट्रपति या राजा होता है। हमारे देश में कौन है? हमारे देश में कौन है? हमारे देश में राष्ट्रपति है। हमारे देश में राष्ट्रपति।
है ना। सर्वोच्च पद पर कौन है, देश का सर्वोच्च पद कौन सा पद है, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद माना है। देखो जो संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था में आप ये जान लीजिए, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान, सरकार का, देखिए संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री है, लेकिन देश का नेतृत्व, देश का प्रधान कौन होगा, देश का प्रधान राष्ट्रपति होगा या राजा होगा। भारत में प्रधान राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में कौन है, राजा। ब्रिटेन में कौन है, राजा। संसदीय प्रणाली में यही होता है, संसदीय प्रणाली में यही होता है कि राजा देश का प्रधान होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कौन सी व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में। समझ में आ गई बात, आगे सुनो। संसदीय व्यवस्था में जो देश औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान, जो औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, इसके पास कोई ताकत नहीं होती। जो देश का प्रधान कहलाता है, इसके पास कोई खास ताकत नहीं होती। ये नाम मात्र का ताकत रखने वाला व्यक्ति होता है। समझ में आई बात। बस इसके पास सिग्नेचरी पावर होती है। क्या होती है, सिग्नेचरी पावर, कि सारे कानूनों पर, देश के सभी कानूनों पर आखिरी दस्तखत इन्हीं के होंगे। इन्हीं की स्वीकृति से वो बिल एक कानून का रूप प्रदान करेगा। इन्हीं के नाम से सारे देश के काम होंगे, लेकिन इनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। अभी मैं विस्तार से अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति होती है। कहां पर, संसदीय व्यवस्था में। असली शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। ये भारत में भी है यही व्यवस्था, भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। भारत के अलावा किन किन देशों में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, इंग्लैंड में है और पुर्तगाल में है, ठीक है। अब समझते हैं तीसरी वाली व्यवस्था को। तीसरी वाली व्यवस्था कौन सी है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस और रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों के पास शक्तियां होती हैं, दोनों के पास शक्तियां होती हैं। किस व्यवस्था में, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों के पास शक्तियां होती हैं, दोनों के पास शक्तियां बटी होती हैं। जब दोनों एक पार्टी के होते हैं तो देश बहुत शांति से चलता है, लेकिन जब दोनों अलग अलग पार्टियां के होते हैं तो दोनों क्रेडिट लेने के लिए लड़ते रहते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ है, ये व्यवस्था आपके फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका में है। अब हम चल रहे हैं भारत के बारे में विस्तार से समझने कि भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई। मैं आपको बता चुका हूं इसका कारण, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई है। भारत में संसदीय कार्यपालिका टॉपिक ये है, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम किसके गुलाम थे, अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन या इंग्लैंड के गुलाम थे। वो लोग संसदीय प्रणाली से चलते थे, तो वो यहाँ से जाने से पहले उन्हें हमें इस सिस्टम में ढाल दिया।
हमें उन्होंने इस सिस्टम में ढाल दिया था और हमने दो बार इस सिस्टम के अंतर्गत चुनाव भी अपने देश में करा लिए थे, जिस कारण से हम इस प्रणाली से बहुत ज्यादा परिचित हो चुके थे। हमारी जनता भी फेमिलियर हो चुकी थी और हमारी देश की विविधता को देखते हुए हम एक व्यक्ति को हद से ज्यादा ताकत नहीं दे सकते थे। यहाँ पर आप जान लीजिए कि संसदीय व्यवस्था में एक बार के लिए आप प्रधानमंत्री की ताकत पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्षात्मक व्यवस्था जब होती है तो वहां पर एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और उसे ताकत मिल जाती है, तो जब तक उसका कार्यकाल होता है तब तक उसे उसके पद से हटाना अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे देश की विविधता, हमारी देश की समस्याओं को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को ही देश के लिए उचित समझा और देश के लिए उसे ही अपने देश के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने इसको 2 बार रिहर्सल कर लिया था, हमें इस प्रणाली का अनुभव था, जिस कारणवश हमने इस व्यवस्था को अपने देश में हूबहू उसी रूप में इंग्लैंड से ले लिया। समझ में आई ना? और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर कोई कहता है कि हमने नकल करी है, तो हाँ भैया हमने नकल करी है, जीवन ही नकल है। पूरी दुनिया सब किसी से देखकर सीख रहे हैं। कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी से कुछ देखकर ना सीखा हो। भारत में भी दुनिया ने हमसे भी बहुत कुछ सीखा है, और अगर हम दुनिया से कुछ सीख रहे हैं तो ये गलत नहीं है। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम बुरी बातें तो सीख सकते हैं, तब उस पर प्रश्न नहीं करता कोई, लेकिन जब हम अच्छी बातें किसी से सीखते हैं तो दुनिया उस पर जरूर प्रश्न करती है कि तुम तो नकल कर रहे हो। सिगरेट पीना सीखते हैं जब हम दूसरे को देख के, तो कोई नहीं कहेगा कि तू तो उसको देख के तूने उसकी नकल से सिगरेट पीना सीखा, ये तब नहीं कहेंगे। लेकिन जब अगर हम कोई अच्छी चीज किसी से देखकर सीखेंगे तो जरूर प्रश्न लोग उठाएंगे कि तूने तो देखकर सीखा। ये हमारे मानव समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है कि अच्छी चीजों में लोगों को खोट निकालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरी चीजों में किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर प्रश्न कर दे। कोई गुंडे के सामने हिम्मत नहीं करेगा उसकी बुराई करने की, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की बुराई करने की और एक अच्छे व्यक्ति को मारने की हिम्मत सब करने की, वही वाली बात है। तो आइए समझते हैं भारत की संसदीय कार्यपालिका को। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। मैंने भी आपको यही बात बताई कि हमने 2 अनुभव ले लिए थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने 2 अनुभव ले लिए थे। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जिन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था। उस समय हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएं या अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मैंने आपको बता दिया ताकत एक ही व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि हमें संसदीय व्यवस्था ही अपनानी चाहिए, जिसमें किसी भी एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत ना हो कि वो निरंकुश हो जाए, कंट्रोल से बाहर ही हो जाए, ऐसा ना होने पाए। इसीलिए हमारे नेता, हमारे संविधान निर्माताओं ने
हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि हमें हमारे देश के लिए संसदीय व्यवस्था ही अपनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए बहुत सही है। हमारे देश के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था सही नहीं है। आगे सुनिए आप। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। वहां पर व्यक्ति ही महान बन जाता है, व्यक्ति ही भगवान बन जाता है। राष्ट्रपति अभी देख लो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी जो राष्ट्रपति हैं उनको कितना महत्व दिया जाता है ना। तो वहां पर जब राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यक्ति पूजा, लोग चाटुकार हो जाते हैं। लोग मतलब क्या कह सकते हैं आप, उनकी पूजा करने लगते हैं, पूजा भगवान मानने लगते हैं। हाँ, वही वाली भूमिका बन जाती है कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, कह दिया, तो ये तो हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था, आपके संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो व्यक्ति ताकत के केंद्र में है, जो व्यक्ति ताकत के केंद्र में है, वो ताकत के केंद्र में तब तक है जब तक उसे उसके सहयोगियों का सहयोग मिला हुआ है। प्रधानमंत्री तभी तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना जब तक उन्हें संसद में उनके सांसद मित्र उनको अपना नेता मानते रहेंगे। अगर वो उन्हें अपना नेता मानना छोड़ देंगे तो उनके नीचे से उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो ये है संसदीय प्रणाली, ये है संसद। यहाँ पर व्यक्ति पूजा उतनी बड़े स्तर पर दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पर उतने बड़े स्तर पर व्यक्ति पूजा दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में आपको व्यक्ति पूजा अधिक दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो बाइडेन, अभी जो बाइडेन है ना, तो जो बाइडेन को कितना ज्यादा, वो देखो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तुलना करूं तो वो कम मुझे प्रभावी दिखते हैं। उनका उतना प्रभाव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी हरकतें करके अपने आप को न्यूज में, सुर्खियों में बनाए रखते थे, लेकिन जो बाइडेन जो है वो बहुत ही संस्कारी से लगते हैं मुझे। थोड़ा वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करते और सेंसेशन बने नहीं रहते। लेकिन राष्ट्रपति अमेरिका का, यूएस का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। यूएस ही ताकतवर है इतना, तो उसका राष्ट्रपति तो कितना ताकतवर होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो आप ये समझ लीजिए, इसीलिए हम व्यक्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के निर्माताओं ने ये निर्धारित किया कि हम संसदीय प्रणाली ही अपनाएंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति पूजा का कोई भी विकल्प ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें भी हो जाती है कभी कभी व्यक्ति पूजा। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी को ईश्वर की उपाधियां देना प्रारंभ कर दी गई है कि भारत अगर चलेगा तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा, इसके अलावा तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये व्यक्ति पूजा है। देखिए यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नाम पर ही, मोदी जी ही फ्रंट फेस है। मोदी जी ही क्या है? फ्रंट फेस है। तो जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के सांसदों को, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उन्हें वोट डालकर चली आती है। सिर्फ किस लिए? कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना है? मोदी जी को। तो भाजपा के लिए भी ये मजबूरी है कि वो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाकर रखेगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है, उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है। उनका प्रधानमंत्री का फेस कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है। इसलिए इलेक्शन जीतने के बाद, बहुमत में आने के बाद, उसके सांसदों को प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को चुनना है तो किसको चुनना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी को। वो चाहकर भी नहीं बदल सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन फिर जनता विद्रोह कर देगी, जनता उनकी सत्ता को ही बदल देगी। क्यों?
क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ही भाजपा को वोट दिया है, भाजपा के सांसदों को जिताया। समझ में आई बात? पर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने सांसदों को देखना चाहिए, हमें अपने सांसदों को देखना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके कार्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका सांसद। जिस हमारे क्षेत्र की सांसद है कौन? मीनाक्षी लेखी। तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मीनाक्षी लेखी से हम प्रश्न कर सकते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक ये चयन करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता एक बहती गंगा में बह जाती है और बिना सोचे समझे वोट डाल के चली आती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आगे सुनिए। तो अब आपको समझ में आ गया भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई? रीजन समझ में आ गया? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसीलिए संविधान में राष्ट्र और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तो आपके देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, विधानसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र सरकार। तो दोनों स्तरों पर हमने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया है। दोनों ही स्तरों पर हमने किसे अपनाया है? संसदीय व्यवस्था को। ठीक, आगे सुनिए आप। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या है? सिर्फ औपचारिक, कहने के लिए वो भारत के राष्ट्रपति, वो देश का नेतृत्व करते हैं, वो कहने के लिए। उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास सिर्फ क्या पावर है? सिग्नेचरी पावर है, कि वो सिर्फ साइन करते हैं। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं। और असली पावर होती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति। जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है वो ही असली शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से घर में मम्मी होती है, उसी प्रकार से देश के में हमारे कौन है? प्रधानमंत्री। घर में पापा की भूमिका क्या होती है? राष्ट्रपति की। वो सिर्फ मम्मी के आदेशों पर हाँ यही होगा, हाँ यही होगा करते हैं। वैसे ही देश में राष्ट्रपति भी हाँ जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही होगा। घर में प्रधानमंत्री की भूमिका में मम्मी होती है और राष्ट्रपति की भूमिका में कौन होते हैं? पापा। तो भारत में भी ऐसे प्रधानमंत्री सच में असली ताकत वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री भारत में सरकार के प्रधान, भारत में प्रधानमंत्री और देश के प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। उनके पास सिर्फ क्या है? सिग्नेचरी। तो वो औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान नहीं, औपचारिक प्रधान, ऑफिशियली वो है बस। ठीक है, ओरिजिनली नहीं, उनके पास रियली पावर नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत है और प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत है, बात समझ में आई? आगे सुनिए। तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो जिस प्रकार से देश में केंद्र में आपके केंद्र सरकार में आपके कौन कौन होते हैं? केंद्र सरकार में आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और उनका मंत्री परिषद। उसी प्रकार से राज्य सरकारों में कौन है? राज्यपाल,
राष्ट्रपति की पोजीशन पे कौन है? राज्यपाल। जिस प्रकार से देश में राज्यपाल की भूमिका होती है, उसी प्रकार से राज्यों में किसकी भूमिका होती है? राज्यपाल की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और उसका मंत्री परिषद होता है, ठीक है। ये तो ये दोनों जितनी ताकत प्रधानमंत्री के पास देश के मामले में है, उतनी ताकत मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य के मामले में है। और ये दोनों ही मिलकर ये केंद्र की राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ये मिलकर केंद्रीय राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और ये सिर्फ सिग्नेचरी पावर रखते हैं। ये सिर्फ क्या रखते हैं? सिग्नेचरी पावर। इनके पास कोई ताकत नहीं होती है। ये है पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली। संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न कि भारत ने संसदीय कार्यपालिका को ही क्यों अपनाया, तो आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बखूबी बता देंगे ना। रीजन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। तो आइए और आगे सुनते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कहने के लिए सारी शक्तियां, हमारे देश की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें सलाह ना दे। सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रपति साहब तभी काम कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का मन होगा, उन्हीं की सलाह पर उन्हें काम करना है। ठीक है, आगे सुनो। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सुन लेना कितने वर्ष? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, और यही कारण है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ताकत नहीं है। जिसके पास लोकतंत्र में ताकत उसके पास जिसका सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है। समझ में आई बात? जनता के लोकतंत्र में ताकत उसके पास जिसका सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है। सीधी बात, नो बकवास। यही है लोकतंत्र का साफ सीधा सिद्धांत। ठीक, तो आपके राष्ट्रपति साहब का जनता निर्वाचन नहीं करती, इसीलिए इनके पास ताकत नहीं है। ठीक, आगे सुनो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद। हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद, वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक, आगे सुनो। आम जनता नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग, सुन लो ये बात, संसद ही केवल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, वो भी लोकसभा में पहले उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। सुन लो ध्यान से। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग सिर्फ कब लाया जा सकता है? जब उन्होंने कोई संवैधानिक रूप से कोई गलती की हो। और महाभियोग पास होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 75%। दोनों सदनों में
अलग अलग सेपरेटली, ठीक है, महाभियोग। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूं, भारत के राष्ट्रपति के पास ये जो शक्तियां हैं भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? सुन, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। कहने के लिए उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनके पास शक्तियां नहीं। क्या कह रहा है भारत का अनुच्छेद 74? सुनो ध्यान से, अनुच्छेद 74 क्या कहता है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का मतलब अपनी ताकत का प्रयोग, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। समझ में आ गई बात? तो आपके राष्ट्रपति के पास सिर्फ कहने के लिए ताकत है, उनके पास वास्तविक रूप में कोई ताकत नहीं है। वास्तविक रूप में ताकत आपके मंत्रिपरिषद के पास है और आपके प्रधानमंत्री के पास है, और उनके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति साहब को माननी ही पड़ती है। वो एक बार के लिए उनको कह सकते हैं कि आप अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, पर अगर वो फिर से वही सलाह उन्हें भेज देते हैं तो उनको मजबूरन उस सलाह पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो अब चल रहे हैं हम राष्ट्रपति साहब को ही समझने, राष्ट्रपति साहब की शक्तियों को समझने कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास क्या ताकत है और क्या शक्तियां हैं, उनका क्या महत्व है हमारे देश की राजनीति में। उनको हम बखूबी चल रहे हैं जानने और समझने। और बहुत चीजें मैंने बता दी हैं, और फिर भी चल रहे हैं हम इनको विस्तार से समझ लेने कि हमारे देश के राष्ट्रपति साहब के पास क्या क्या ताकत है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और अपार शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी और अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति साहब के पास कोई खास ताकत नहीं है। राष्ट्रपति साहब हमारी मंत्रिपरिषद के अनुसार और प्रधानमंत्री के अनुसार चलने के लिए मजबूर है। चलिए, आज थोड़ा लंबा हो रहा है, यही सेशन खत्म करते हैं आज। अगली क्लास में हम समझेंगे इनको विस्तार से। राष्ट्रपति साहब को भी मैं समझाऊंगा विस्तार से और प्रधानमंत्री साहब की भी शक्तियों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।